वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम करेंगे आपका जो क्लास 12th है उसका जो होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर 15 करेंगे हम, जिसका नाम क्या है, आतिथ्य प्रबंधन। ठीक है, तो किस तरीके से जो अतिथि होते हैं यानी कि जो गेस्ट होते हैं उनका हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। यानी कि जैसे आपने देख रखा है होटल्स में कितने अच्छे से हर एक चीज़ को मैनेज करके रखा जाता है। वहाँ पे खाने के लिए अलग चीज़ें होती हैं। अगर हमें कभी कोई भी दिक्कत हो रही है अपने रूम में तो भी हम वहाँ पर जाके रिसेप्शनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो होटल के अंदर जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस चलता है, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट अपना बिल्कुल बना लीजिए, जिन भी बच्चों को आगे मैनेजमेंट का कोर्स करना है। ठीक है, प्लस में आपको 12th में तो अपने अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। साथ ही साथ जो बच्चा आगे मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट का, तो उसके लिए चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप अभी से इस चैप्टर को समझेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो हम सभी को पता है, सबसे पहली बात, अगर हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसके अंदर एक चीज़ माना जाता है कि जो अतिथि होते हैं उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। यानी कि अतिथि का हमें अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए। कहते हैं ना कि घर आए मेहमान की कभी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सेम थिंग। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ये जो थोड़ा सा ये मुहावरा एक तरीके से ये काफ़ी प्रचलित है हमारे इंडिया में, है ना। और इंडिया में जो गेस्ट होते हैं उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आज वही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि जो आतिथ्य प्रबंधन है उसका क्या महत्व है। अब आप सभी ने देख रखा है उसका महत्व क्या है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप सभी ने देख रखा है कि जो यात्री होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है एंड उसका जो घर है वो काफ़ी दूर है, तो उसके बीच में उसको एक होटल लेना पड़ेगा अगर उसको रुकना है तो ऐसा होता है। या फिर वो कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे धार्मिक स्थल होते हैं हमारे, है ना, इस तरीके से। तो जहाँ पर भी वो जा रहे हैं वहाँ पे उनको ऑफकोर्स रहने के लिए एक दिन के लिए कम से कम एक कमरा बहुत ज़रूरी होता है, प्लस में खाना भी ज़रूरी होता है, रहने की अच्छी सुविधाएं भी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कितना जो एक्सपेंसिव रूम है, कितना एक्सपेंसिव होटल का जो रूम है उसको लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि इसका महत्व क्यों है, क्योंकि जो भी पर्यटन पर आते हैं घूमने के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं, यात्री होते हैं, उनको भी ठहरने के लिए कमरा चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इन फ्यूचर कभी शिमला जा रहे हैं या फिर आप कभी गए हो अपने पास्ट में, तो आपको भी पता होगा कि आपने होटल लिया होगा वहाँ पर। ठीक है, या फिर आप तमिलनाडु जा रहे हो, वो तो बहुत ही दूर हो जाएगा दिल्ली से, और वहाँ पर जाने के बाद तो ऑफकोर्स आपको एक होटल में एक रूम लेना ही पड़ेगा। एंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसके लिए 2-3 रूम्स आपको लेने पड़ेंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि खाली हम होटल ही लें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ोर्ट भी होता है, और रिज़ोर्ट काफ़ी अच्छा होता है एरिया, वहाँ पे होटल से जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो फर्स्ट आपका यही होता है कि जो यात्री हैं वो यात्रा करने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, धार्मिक स्थलों पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए भी हमें चाहिए। थर्ड, आज के युग में लोग व्यापारिक उद्देश्य से भी भिन्न भिन्न देशों में यात्रा करने के चाहते हैं, जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको अपना व्यापार जो है वो चलाना होता है। फिर हो सकता है कि किसी को बाहर जाकर कुछ बातचीत करके आनी है, फॉर एग्जांपल किसी को दिल्ली से पंजाब जाना है, फिर चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, इस तरीके से, और वहाँ पे अपने बिजनेस की बात करके आनी है, तो उसके लिए भी वहाँ पे उसको 1-2 दिन लगेगा और उसके बीच उसको कहीं ठहरना भी पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, आपका चिकित्सीय पर्यटन आता है कि आप अगर बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा ख़राब है और आपका जो घर है वो हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है, तो बीच में आपको लेना पड़ेगा अगर हॉस्पिटल में आपको रुकने नहीं दिया जाता है तो। ठीक है, थर्ड क्या है, शिक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि आप सभी ने देख रखा है, अगर जो बाहर से, जैसे आपने सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम तो सभी ने सुना है, DU। तो जो DU कॉलेजेस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें बाहर के जो वर्ल्ड के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई ना कोई यहाँ पर पढ़ने आता ही है। आप सभी ने देखा है, क्योंकि जो हमारी इंडिया है ना, वहाँ पे पढ़ाई के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। बाय द वे, अगर हम दूसरों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाहर की कंट्रीज़ का, तो बाहर की कंट्रीज़ से इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। या फिर ऐसा होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो तेलंगाना जो है वहाँ से दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए।
तो उस बीच उनको क्या करना पड़ता है, अगर उनको पीजी मिल जाता है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर उनको पीजी या फिर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो उनको कोई एक ऐसा रूम खरीदना पड़ेगा या फिर ऐसा कोई रूम जो है वो रेंट पर लेना पड़ेगा, किराए पर लेना पड़ेगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आतिथ्य सेवा है प्रदान करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठान, 1 सेकेंड, ये PDF का वो आ गया, हाँ, प्रतिष्ठानों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रतिष्ठान जो हैं वहाँ से हमें आतिथ्य सेवा जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि होटल हमारा आता है, कुछ इस तरीके का नज़र आता है, आप सभी ने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में या फिर कोई घूमने गया होगा तो उसने देखा होगा, ठीक है। सेकंड थिंग मोटल आता है, तो मोटल क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे, ये न्यू आपको लग रहा होगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट होता है लॉन्च। तो लॉन्च क्या होता है इसके बारे में, सभी के बारे में अभी हमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का पढ़ना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो लॉन्च है वो क्या होता है। और फिर है सुसज्जित फ्लैट्स, यानी कि जो फ्लैट्स होते हैं, ऐसा होता है ना कि अब कोई पढ़ाई के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको 2-3 साल तो चाहिए होगा एक रूम, और हो सकता है कि उसकी फ्रेंड्स आ रही हो या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आ रहा हो जो उसके साथ यहाँ पे आने वाला है फिर पढ़ने वाला है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अकेले तो आते नहीं हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वो एक फ़्लैट जो है उसको रेंट पे ले लेते हैं, वरना एक फ़्लैट को ख़रीद लेते हैं और वहाँ पे अपना रहते हैं। तो फ्लैट्स की तो बात ही अलग होती है जिसमें हम अपना खाना पीना सब अलग से बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट आपका क्या आता है, आपका आता है रिज़ोर्ट। रिज़ोर्ट जो काफ़ी अच्छा होता है, इनफैक्ट जितना भी अगर हम उत्तराखंड के साइड जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो होटल की बजाय रिज़ोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें ना उसकी जो शेप होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, हट की तरह, ऐसे झोपड़ी टाइप उसका पूरा बना हुआ होता है वो, एंड उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है, खेलने के लिए अच्छा बड़ा प्लेग्राउंड होता है, और डांसिंग का एक अलग एरिया होता है, गेम्स खेलने के लिए अलग एरिया होता है, खाने के लिए एक अलग एरिया होता है, जो कि हमें होटल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि जो आतिथ्य है वो क्या होता है। आतिथ्य अतिथि तथा आतिथ्य के बीच का संबंध होता है। जो आतिथ्य है उसका अर्थ क्या है कि जो अतिथि है और जो आतिथ्य है उसके बीच के संबंध को हम आतिथ्य बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो अतिथि यानी कि जो गेस्ट आने वाला है उसका जिस तरीके से हम उसका आदर सत्कार कर रहे हैं उसी को हम आतिथ्य बोलते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का सकारात्मक व्यवहार करने वाला, ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है। एंड देन फिर अब हम बात करेंगे होटल के बारे में। तो होटल क्या होता है, ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अतिथियों को रहने का स्थान, भोजन तथा अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि एक रहने के लिए रूम देते हैं ये हमें, प्लस में खाना भी होता है, ठीक है, वॉशरूम्स होते हैं, और काफ़ी जो होटल होते हैं महंगे महंगे वहाँ पे AC वगैरह होता है, सर्दियों के लिए वहाँ पे हीटर होता है, टेलीविज़न होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया होटल। अब होता है मोटल। मोटल क्या होता है, मोटल होटल से छोटा होता है। देखो होटल जो है ना वो बड़ा होता है मोटल से, और मोटल जो है वो होटल से छोटा होता है, ठीक है। जो होटल है जैसी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करता है, और कमरे के पास पार्किंग की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि जो होटल है, होटल जैसे सेवाएं ये प्रदान करेगा, साथ ही साथ ये कमरे के पास में पार्किंग का जो सुविधा है ना उसको देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने गए हैं और आप अपनी खुद की कार से गए हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्किंग एरिया में पार्किंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अलग से ही। लेकिन जो मोटल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आपके रूम के पास में ही क्या मिलता है, एक पार्किंग एरिया मिलता है जहाँ पर आप अपनी एक कार को खड़ा कर सकते हो, या फिर हो सकता है थोड़ी सी दूर जाकर मिले, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कमरे के पास ही मिलता है। उसके बाद है लॉन्ज। लॉन्ज यानी कि आवास। तो ये क्या होता है, लॉन्ज किराए पर स्थान प्रदान करता है विशेष रूप से सोने के लिए, और यह भी हो सकता है कि वहाँ भोजन और अन्य सेवाएं उपलब्ध ना करवाई जाएं। देखो विशेष रूप से क्या होता है, सोने के लिए होता है, यानी कि एक किराए पर हमने एक रूम ले लिया। इसको एक जस्ट आप एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। अब आप अगर एक कमरा किराए पर ले रहे हैं एक रात के लिए, तो क्या उसमें आपको खाना जो है वो मिलेगा? नहीं ना। क्या उसमें आपको जो अलग सेवाएं हैं जिसकी स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, खेलने के लिए बड़ा बड़ा ग्राउंड है, और अलग से एक वो मिलता है हमें गेम खेलने का जो एरिया होता है, इंडोर गेम खेलने का एरिया, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आपको ओनली वहाँ पर एक सोने के लिए कमरा मिलेगा जहाँ पे आप अपनी नींद जो है उसे निकाल सकते हैं, यानी कि एक रात बिताने के लिए अगर आप लेना चाहें तो वो लॉन्च जो है वो बेस्ट रहता है। उसके बाद है रिजॉर्ट।
रिजॉर्ट क्या होते हैं? रिजॉर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं। ये सुख सुविधा के आकर्षण के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे सुख सुविधा तो होती है, प्लस में ये हमें एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। इनकी जो सुंदरता है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, अलग अलग खेलने के लिए चीज़ें होती हैं, खाने पीने का अलग एक एरिया होता है। इस तरीके से यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उसके बाद है फ्लैट्स। सुसज्जित फ्लैट्स क्या होते हैं? यहाँ अतिथियों की सभी अपेक्षा सुविधाएं प्रदान होती है। यहाँ पर अतिथि अपना भोजन स्वयं बना सकता है, जिसके आप सभी को पता है। अब है सुसज्जित कैंप यानी कि शिविर। तो ये क्या होता है? प्राय ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कि कोई ट्रैकिंग कर रहा है और रास्ते में उसको कैंपिंग करनी पड़ेगी, या फिर रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, ये सभी जो गेम्स होते हैं, अगर वो खेल रहा है, साहसिक जो गेम्स होते हैं, साहसिक खेल जो होते हैं, अगर वो ये सब कर रहा है तो उस टाइम पे उनको एक रात गुजारने के लिए एक जो कमरा है वो चाहिए होता है, या फिर एक कैंप की तरह हम टेंट टाइप लगा देते हैं वो चाहिए होता है। तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोवाइड होता है। इस यानी कि जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या फिर ये ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ पे उस एरिया में ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है इनके अतिरिक्त अतिथि सेवाएं सम्मेलनों, सभाओं, थीम पार्क, समुद्री पर्यटन आदि में प्रदान की जाती है। उसके बाद है अतिथि गृह, अस्पताल, छात्रावास आदि में भी अतिथि सेवा प्रदान होती है। अब आप सभी ने देखा है कि कुछ धर्मशाला टाइप बना देते हैं जहाँ पे हम धार्मिक जो स्थल है वहाँ पे जाते हैं और उसमें कुछ चार्ज होता है। ज़्यादा महंगा नहीं होता है बट कुछ होता है चार्ज। तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ है वो हमें मिलती है, यानी कि हमें साफ़ सफाई मिलती है, साफ़ सुथरा एक कमरा मिलता है, सोने के लिए एक बेड मिलता है, उस पर एक गद्दा मिलता है, कंबल मिलता है ओढ़ने के लिए, और अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए एक हमें छोटा सा एरिया मिलता है, वहाँ पे अलमारी वगैरह टाइप कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलता है। अब हमें देखना है आतिथ्य उद्योग के विभाग। तो इसके विभाग कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आतिथ्य उद्योग में आपको यहाँ पे देखना है आतिथ्य सत्कार मनोरंजन, यानी कि जो अतिथि यहाँ पे आया हुआ है हमारे घर पे, अगर कोई गेस्ट आया है तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि उसका हमारे घर में मन लगे, ठीक है। सेकेंड थिंग बैठ के तथा घटनाएं, यानी कि जहाँ पर उसको जिस एरिया में उसको बैठना है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पर्यटन यानी कि घूमने के लिए भी आसपास चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप एक मान लो अगर एक होटल जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कुछ भी घूमने फिरने का कुछ भी है ही नहीं, तो वहाँ पे कौन रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। लेकिन एक होटल वहाँ पे हो जहाँ पे कुछ ना कुछ घूमने फिरने का है और उसके बीच में वो हो, तो वहाँ पर घूमने वाला आया हुआ है वो भी रुकेगा और जिसको घूमने जाना है वो भी रुकेगा। उसके बाद है जो भोजन है और जो पेय पदार्थ सेवाएं होती हैं वो भी वहाँ पर मिले। साथ में आवास और प्रमुख कार्यालय भी मिले। अब आवास और प्रमुख कार्यालय जो हैं ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो अतिथ्य चक्र जो है, अतिथ्य चक्र को पढ़ने से पहले हमें अतिथि चक्र पढ़ना पड़ेगा। इसका फर्स्ट होगा आपका आगमन पूर्व, सेकंड होगा आगमन, थर्ड है कमरे पर अधिपात्य एंड फोर्थ है प्रस्थान, ठीक है। तो आपका जो आगमन पूर्व है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अब अगर मुझे राजस्थान घूमने जाना है, सपोज़ करो मैं दिल्ली से राजस्थान घूमने जाना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ पर जाकर ही होटल वगैरह चेक करूँगी क्या कि ये कौन सा बेस्ट है या फिर ये कौन सा बेस्ट है। ऐसा भी तो होता है ना कि हम अपने लिए एक रूम जो है वो रिज़र्व करवा सकते हैं, यानी कि बचवा कर रख सकते हैं इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में कि वो हमारे नाम पर हो जाए। एंड फिर जब हम वहाँ पर चले जाएंगे, यानी कि जब मैं उस होटल में जाती हूँ, आगमन करती हूँ, तो इसको चेक इन बोलते हैं। कमरे पर अधिपात्य, यानी कि हम कमरे तक अपना जिस तरीके से हम जाते हैं और हमें एक कमरा जो है वो मिल जाता है। उसके बाद प्रस्थान को हम चेकआउट बोलते हैं। ये सभी आपने चीज़ें जो हैं वो सुन रखी है, ठीक है। तो अब देखना है हमें आगमन पूर्व अवस्था। आगमन पूर्व अवस्था में निम्न कार्य जो है वो किए जाते हैं। अतिथि के लिए कमरे तथा अन्य सुविधाओं के रेट देना, यानी कि किस तरीके से यहाँ का जो होटल है वो किस तरीके का है, ये सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हमें दिख जाती है। सेकंड थिंग, जो होटल अतिथि और होटल के बीच दर पर सहमत बने जाने का कमरा आरक्षित करना, यानी कि रिज़र्व करना। अगर हमें ये लग रहा है कि मैं इसी होटल में रुकूंगी तो उसके लिए मैं अपनी एक सीट या फिर एक रूम अपना आरक्षित करवा सकती हूँ, रिज़र्व करवा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है आगमन अवस्था। आगमन अवस्था को जैसे कि मैंने कहा था चेक इन बोलते हैं, यानी कि हम वहाँ पे आ गए हैं और इसमें जो है इसमें जो भी व्यक्ति आने वाला है या फिर जो भी व्यक्ति आ गया है वहाँ पे पहुँच गया है, उसमें उसका जो नाम है वो रजिस्टर हो जाता है, ठीक है।
और कितने तारीख से लेकर कितने तारीख के बीच में रहेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले लिख ली जाती हैं। उसके बाद है कमरे में अधिपात्य। कमरे में अधिपात्य का क्या अर्थ है? इस चरण में अतिथि के कमरे में जाने के बाद उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी अतिथि सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि जो भी आवश्यकता एक अतिथि को होती है वो सभी आवश्यकताएं उसको प्रदान की जाती है, जिनका उद्देश्य ग्राहक की निष्ठा को पाना और उसे बनाए रखना है। अब कोई भी अगर एक होटल खुला है या फिर एक रिजॉर्ट है तो वहाँ पर उनकी क्या होती है, एक उनका ये एम होता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, उसको हम अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी जो आवश्यकताएं हैं, सेवाएं हैं, वो हम उसको प्रदान करवाएं, जिससे कि हम उनका मन जीत लें। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है। उसके बाद है प्रस्थान। प्रस्थान आपका लास्ट होता है, जिसमें कि जिसको हम चेक आउट बोलते हैं, यानी कि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें अतिथि आवास छोड़ने या चेकआउट के लिए तैयार होता है। प्रस्थान करते समय निम्न क्रियाकलाप जो किए जाते हैं, तो कौन कौन से किए जाते हैं? अतिथि द्वारा बिल का भुगतान और उसे रसीद देना, यानी कि जितना उसका बिल बना है उसका वो भुगतान कर देता है, ठीक है, प्लस में उसको एक रसीद मिलती है कि हाँ भाई इसने कर दिया है। सेकंड, कमरे की जो चाबियां हैं वो उसको वापस करनी होती है, यानी कि जितने भी उसने कमरे लिए हैं उनकी हमें कीज़ मिलती हैं, चाबी मिलती हैं, क्योंकि अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये थोड़ी ना कि हम उसकी चाबी को उन्हीं के पास छोड़ेंगे। देखो 2 चाबीज़ होती हैं, 2 कीज़ होती हैं, एक हमारे को दी जाती है, यानी कि जब हम रुकने गए हैं तब हमें दी जाती है, एंड सेकंड जो होती है वो जो रिसेप्शनिस्ट है उनके पास होती है, क्योंकि पीछे से जो भी साफ़ सफाई का कार्य होता है वो करने के लिए, तो वहाँ पर मतलब सेफ्टी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी कोई चीज़ चुरा लेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके होटल का नाम ही ख़राब होएगा और वहाँ पर कोई नहीं आएगा, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अतिथि संबंधी सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, यानी कि जो भी मतलब अतिथि आया है, रुका था, उसकी सारी जानकारी अपने रिकॉर्ड में रखना, जिससे कि अगर बाद में ऐसा होता है कि उसको आना पड़े तो हम पहले से उसको पहचान लें कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ पे रुका था, या फिर अगर उसे बाद में कभी निकलवाना पड़े कि इस रजिस्टर में आप चेक कर सकते हैं कि मैं रुका था, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद धन्यवाद पत्र, यानी कि लास्ट में जब हम अपना मतलब बिल्कुल ही हम वहाँ से जा रहे होते हैं तो हमें एक थैंक यू का लेटर मिलता है, धन्यवाद पत्र, कि आप हमारे होटल में रुके, उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। अब आपकी जो वीडियो है नहीं इतनी लॉन्ग नहीं हुई है, तो ये और टॉपिक पढ़ेंगे। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, यानी कि कौन कौन से विभाग इसमें होते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है प्रमुख कार्यालय। प्रमुख कार्यालय हमारा क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में हेड ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत ही जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं और बाकी सारे जितने भी जो कार्यालय पे जो पद होते हैं उनके बारे में हमें अभी पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन इतना कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर दें, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हमें सिंपली ये समझना है कि यानी कि जब जो अतिथि है, जब उसका आगमन हो जाता है, यानी कि जब वो आ जाता है एक होटल में या फिर एक रिजॉर्ट में, तो वहाँ पर जो अतिथि उद्योग के कर्मचारी होते हैं उनके साथ उनका संपर्क होता है, यानी कि बातचीत होती है थोड़ी बहुत। एंड सेकंड होता है कि प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि कोई भी अगर होटल है उसके अंदर एक हेड ऑफिस तो ज़रूर होता है, प्रमुख कार्यालय ज़रूर होता है, और वो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट होता है, मीन्स केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने और संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि और संगठन के बीच पारस्परिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब अपना जो ये होटल है उसका नाम कमाने के लिए उनको अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी इमेज बनाना गेस्ट के नज़रिए में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारे होटल में कभी दोबारा से आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो प्रमुख कार्यालय हैं उनसे संपर्क करना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ से आपका जो पार्ट 1 है इसमें मैंने आपको कंप्लीट तो नहीं हुआ चैप्टर, लेकिन हाफ हमने कर ही लिया है ऑलमोस्ट। अभी नेक्स्ट जो पार्ट होगा यानी कि पार्ट नंबर 2, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रमुख कार्यालय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, पार्ट 2 भी जल्दी ही लाऊंगी। इतने क्या करोगे, इतने लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूनिक क्लासेस, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि इसके अगर आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर वो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।